वेलकम टू द मैथमेटिक वाला। ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचने वाला, और डाउट बचने वाला भी है तो उसको भी मैं क्लियर करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो के दौरान पढ़ाया गया हर एक कंसेप्ट, हर एक फॉर्मूला, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं। और ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप हर एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। इस चैप्टर के दौरान जो भी कंसेप्ट्स आएंगे उनको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है और बहुत डिटेल में सब कुछ समझाने की कोशिश किया है। रियल नंबर होता क्या है? हर वो नंबर रियल नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर होता क्या है? हर वो नंबर रियल नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल, इरेशनल्स, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरोज, ये सबको हम रियल नंबर बोलते हैं और ये सारे के सारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जांपल, रैशनल नंबर 1/2, इरेशनल नंबर्स √2, पॉजिटिव नंबर्स +2, निगेटिव नंबर्स -2, जीरो, इन सबको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये सारे के सारे ये होते हैं रियल नंबर्स। फ्रैक्शंस, नॉन फ्रैक्शंस, सब के सब रियल नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन, नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है जिसके दोनों तरफ एरोज होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि ये एक्सटेंड हो सकता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। पॉइंट नंबर वन ये कहता है कि इसके सेंटर में 0 होता है। ठीक। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि 0 के राइट तरफ में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि 0 के लेफ्ट तरफ में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। स्केल, पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि 0 जैसे कि -1, -2, फिर 1 एंड 2। ठीक। अब 0 से 1 के बीच, 0 से -1, -1 से -2 एंड ऐसे ही 1 से 2, इन सब के बीच की जो डिस्टेंसेस होंगी वो इक्वल होंगी, एक दूसरे कंपैरिजन में इक्वल होंगी। यही कह रहा है पॉइंट नंबर 4। -1 से लेके -2 तक, 0 से लेके -1 तक, 0 से लेके 1 तक एंड 1 से लेके 2 तक, इन सबके बीच में 10 सब यूनिट्स होते हैं। सेम ऐसे ही सबके बीच में 10 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक। जैसे कि -1 से लेके -2 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 0 से लेके 1 के बीच में सेम क्वांटिटी होती है 10 यूनिट्स। जब आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना सीखोगे तब इनकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी नंबर को, किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करो, ठीक, तो अब क्या करोगे? स्टार्ट करोगे। स्टार्टिंग क्या होगी आपकी? 1 2 3 4 5 और ऐसे ही आप जाओगे इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो इसका पॉइंट नंबर n यही कहता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। ठीक है। इसमें कोई निगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। आप ऐसे तो काउंट करोगे नहीं किसी ऑब्जेक्ट को, -1 -2 -3, 1 2 3 ही काउंट करोगे, पॉजिटिव में ही काउंट करोगे। ठीक। इसलिए यहाँ पे निगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। और तीसरा पॉइंट यही कह रहा है कि इनफाइनाइट तक आप काउंट कर सकते हो। इतना ही कंसेप्ट था नेचुरल नंबर का। ठीक। अब हम देखते हैं होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर हो जाते हैं। जैसे हम बोल दें किसी नंबर को काउंट करने के लिए और आप ऐसे काउंट करो 0 1 2 3 और ऐसे इनफाइनाइट तक काउंट करो, तो ये आप होल नंबर के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हो। ठीक है। यानी कि अगर हम पहले पॉइंट की तरफ देखें तो होल नंबर की स्टार्टिंग क्या होती है? 0 होती है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग क्या थी? 1 थी। होल नंबर में भी निगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं और ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर में क्या था? पॉजिटिव नंबर्स थे। होल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स प्लस
0 था। ठीक, इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव तो होते ही हैं, ठीक, 0 भी होता है और साथ में निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 इज नोन एज इंटीजर्स। पॉइंट नंबर ये कहता है कि निगेटिव नंबर्स होते हैं, दूसरा कह रहा है फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, और तीसरा यही कह रहा है कि इनफाइनाइट सेट्स बन सकते हैं इसके, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर के बारे में। हर वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। कि p 0 हो सकता है, ठीक, पर q 0 नहीं हो सकता। p को आप चाहो तो 0 रखो या ना रखो, ठीक, पर q कभी 0 नहीं होगा। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो इसके डेसिमल्स होंगे वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और रिपीटिंग भी हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके बात करें, 1.3 एंड फिर ले लें हम 1.2। तो 1.2 क्या है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 1 को अगर 2 से हम डिवाइड करें तो 0.5 में हो जाएगा, पर अगर 3 से अगर 1 को हम करें तो 0.33333 ये इनफाइनाइट तक जाएगा, पर ये टर्मिनेट नहीं होगा और ये रिपीट करेगा बार बार। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। ठीक है, हर वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम बोलते हैं इरेशनल्स। ठीक है, पहले पॉइंट को हम देखें, ऐसे डेसिमल्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो √2, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे कि अगर इसकी हम वैल्यू देखें तो 1.4 समथिंग 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 होगा। ठीक है, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और ना ही अपने नंबर्स को रिपीट करेगा। जब भी आगे बढ़ोगे तो ये हमेशा एक अलग अलग नंबर देगा। ठीक है, जैसे जैसे अभी हमने रैशनल में देखा कि 0.3333 दे रहा था, बार बार रिपीट कर रहा था, पर इसमें रिपीट नहीं करेगा। ये 4 के बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो अनप्रेडिक्टेबल होंगे, कुछ भी आ सकते हैं, 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और इन्हें हम फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और अभी हमने दिखाया आपको कि इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू जा सकती है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, तो इसलिए थर्ड पॉइंट यही कहता है कि इसके डिजिट जो है इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये थ्योरम ये कहता है कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका जो डिवाइजर होगा अक्सर बड़ा होगा उसके रिमाइंडर से। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, हमको 15 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पहले डिवाइड करने के लिए कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा। फिर हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, 3। तो रूल तो सबको पता होगा कि अगर रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। पर हमें यहाँ पे डेसिमल नहीं देखना है, सिंपल नॉर्मल जहां रिमाइंडर छोटा पड़े वहीं हमें रुक जाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्योरम को समझने के लिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास फिर इस नंबर को गेट करने के लिए एक फार्मूला बनता है, 15 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर क्या है, 3। अगर ये करें तो हमको ये वैल्यू मिल जाती है 4 3 12 प्लस 3 15। ठीक, यही ये एल्गोरिदम कहती है। ठीक है,
एल्गोरिदम का सीधा सा मतलब होता है इधर डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, एक कोसेंट है। ये इस थ्योरम का मेन बेस यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है हमें एचसीएफ निकालने में। हम आगे एचसीएफ भी निकालेंगे। तो बढ़ते हैं आगे एचसीएफ निकालने की तरफ। और एक और थ्योरम इसी से रिलेटेड है जिसका एक और नाम दिया गया है, जिसको बोला जाता है इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक, और ये हमारे काम आता है एचसीएफ निकालने का। ठीक है, और हम अब यहाँ पे एचसीएफ निकाल के भी देखेंगे। सिंपल सा, अगर हम ये नंबर लें, हमें एचसीएफ निकालना है किसका, 48 एंड 18 का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 से हम डिवाइड करेंगे 48 को। ठीक, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक, 2 बार में जाएगा तो कितना, 36, रिमाइंडर बचेगा 12। ठीक, 12 बचा। अब हमें क्या करना होता है, जो भी रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करना होता है। समझे, जो भी रिमाइंडर आएगा उससे हमें डिवाइजर को डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पे हम कितने बार में जा सकते हैं, 1 टाइम में। 1 टाइम में जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 6, यानी रिमाइंडर हुआ 6। अब इस 6 से हमें क्या करना होगा, इस डिवाइजर यानी कि 12 को डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगी, 2 टाइम्स में जाएगी और रिमाइंडर हो जाएगा 0। ये प्रोसेस तब तक किया जाता है जब तक कि वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने 18 से डिवाइड किया 48 को, फिर मैंने 12 से डिवाइड किया 18 को, फिर 6 से डिवाइड किया 12 को, फिर हमको रिमाइंडर आ गया 0। जिस भी नंबर के बाद 0 आएगा वही हमारा एचसीएफ माना जाएगा। ठीक, तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या हो गया, 6। ठीक है, ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल देखें तो हम ले लेते हैं 8 एंड 12। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं 12 को, छोटे वाले से हमेशा बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में। 8 वैल्यू कितनी आएगी, रिमाइंडर 4। अब इस रिमाइंडर से हम क्या करेंगे, इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइजर बन जाएगा डिवाइडेंट, रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर। अब कितनी बार बन जाएगा, 2 टाइम्स में। 8, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि हमें एचसीएफ मिल गया। अब हमारा एचसीएफ क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया 4। एचसीएफ 4 यानी कि 8 और 12 का एचसीएफ कितना हो गया, 4। ये एक डिवीजन मेथड्स होता है, डिवीजन एल्गोरिदम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्स में दे देता है कभी कभी कि इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम लगाओ और एचसीएफ बताओ, तो हमें ऐसे ही करना होता है। ठीक है, और हमें स्टेप्स ये लिखने होते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले या फिर टीचर को पता चले कि आपने कब क्या और कैसे किया है। और बेहतर ये होगा कि आप ये करो और ये भी लिखो और साथ में ये लिख दो कि यहाँ पे ऐसे एरो देने के बाद से, ऐसे करने के बाद से ये लिख दो कि 8 यहाँ पे डिवाइजर है, यहाँ पे 48 डिवाइडेंट हो गया है। इस टाइप का मतलब आप अगर लिखते बनो, जैसे अभी ये ऐसे ही सेम टू सेम अगर आप करते रहो तो और भी टीचर इंप्रेस हो जाएगा और आपको नंबर बिल्कुल काटेगा ही, नंबर एकदम बेहतर तरीके से नंबर देगा। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है,
इस थ्योरम का सीधा सा मतलब होता है, बहुत ही बेसिक मतलब होता है कि सारे कंपोजिट नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखना, समझे? और कोई नंबर्स नहीं, सिर्फ जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे जिनका प्रोडक्ट करके हमको कंपोजिट नंबर लाना होगा वो प्राइम ही होंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी जो ये बताता है कि इनकी जो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। यानी अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है और उसका प्रोडक्ट, उसके प्राइम का प्रोडक्ट आपने निकाला है तो वो यूनिक होगा और कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं होंगे उनके अलावा जो कि जिनको मल्टीप्लाई करके आप उस नंबर को पुनः पा सके। इसका यूज हम करते हैं एचसीएफ और एलसीएम को निकालने में, और ये थ्योरम सिर्फ अप्लाई होता है कंपोजिट नंबर्स पे। ठीक है, और जो ये प्रोसेस होता है, जो भी ये प्रोसेस होता है, जैसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को प्रोडक्ट निकाल के कंपोजिट नंबर की वैल्यू गेट करना, ठीक है, या फिर किसी कंपोजिट नंबर्स के लिए प्राइम नंबर को प्रोडक्ट करके प्रोडक्ट करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कंपोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। समझे? यानी कि सीधी सी अगर हम बात करें, जैसे अगर हम ले ले 12, एक नंबर ले ले हम 12, तो अगर हमें इसका फैक्टराइजेशन निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि किससे किससे डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 12 से डिवाइड हो जाएगा। इतने नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं। और एक नंबर छूट गया, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है? ये सब 12 के फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? इनमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 एंड 3। सिर्फ यही दो नंबर्स हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये तो आप डिवीजन मेथड से कर लोगे, फैक्टर्स निकाल लोगे, पर जब भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है किसी भी कंपोजिट नंबर्स का, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही मल्टीप्लिकेशन करना है ताकि वो नंबर हमें मिल सके। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का एक मेथड होता है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर होता है प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 बार में जाएगा। फिर देखेंगे क्या हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक, फिर 3 बार में जाएगा। अब 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक, प्राइम नंबर है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, जो कि होगा 1 और ये खुद इटसेल्फ, यानी ये खुद होगा 3 होगा, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास 12 का प्राइम फैक्टर क्या बना? हमारे पास 12 का प्राइम फैक्टर बना 2 इंटू 2 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3। ये हमारा प्राइम फैक्टर है, ये हमारा प्राइम फैक्टर है, और ये सिर्फ फैक्टर था, यानी कि इतने नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं 12 को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 3 ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि 12 को डिवाइड कर सकते हैं। और हर कंपोजिट नंबर के लिए हमें यही वाला प्रोसेस फॉलो करना है, यही वाला, ना कि ये वाला। ठीक है, हमें ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर हर वो नंबर होता है जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। मैंने फैक्टर्स की बात की, प्राइम फैक्टर्स की नहीं। ठीक, 12 अभी हमने देखा 1 2 3 4 6 एंड 12, ये क्या है? ये 2 से अधिक है, 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, यानी ये एक कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है,
जैसे पॉइंट्स देख सकते हैं, मिनिमम फैक्टर्स, एवरी कंपोजिट नंबर मस्ट हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, 1 द नंबर itself एंड एटलीस्ट 1 अदर इंटीजर। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 itself and there are so many other integers। द नंबर 1, अगर कोई ये पूछे कि जो 1 है वो प्राइम है या फिर कंपोजिट है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो ये 1 है वो ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि वो खुद है। ठीक है, और कंपोजिट होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर्स होना चाहिए। ठीक, और प्राइम होने के लिए क्या कंडीशन है वो हम आगे देखेंगे, और मैं इस पॉइंट को आगे भी समझाऊंगा प्राइम में। तो फिर निश्चिंत रहें और यहां तक की डाउट्स को आप क्लियर रखें। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। प्राइम नंबर क्या होता है? हर वो नंबर प्राइम होता है जिसके पास 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, हर वो नंबर प्राइम होता है जिसके पास 2 फैक्टर हो, और 2 फैक्टर में 1 आ जाएगा और एक वो खुद इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, इनके अलावा और कोई भी फैक्टर हुआ तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। पॉइंट देख लेते हैं। नंबर 1 इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर। मैंने ऊपर ही बताया कि 1 के पास सिर्फ 1 ही होता है जो 1 को डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए ये ना ही ऊपर कंपोजिट होता है और ना ही एक प्राइम नंबर होता है। मैंने ऊपर बताया कि कंपोजिट नहीं होता है और नीचे बता रहा हूं अब मैं कि प्राइम नहीं होता है, यानी कि ये नाइदर बी कंपोजिट एंड नॉर बी प्राइम। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, ऑड, अगर ऑड प्राइम की बात करें, ऑल अदर प्राइम नंबर्स बिसाइड्स 2 आर ऑड। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन में आता है, इवन प्राइम में। बाकी जितने नंबर्स होते हैं जो प्राइम के अंतर्गत आते हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं। ठीक है, 3, 5, 7, 11, 17, 13, ये सब। इसका मतलब है, इस लाइन का सीधा सा मतलब है, देयर आर इन्फिनेटली मेनी प्राइम नंबर्स मीनिंग देयर इज नो लार्जेस्ट प्राइम। जैसे कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आखिरी में कौन सा नंबर होगा जो कि प्राइम होगा, क्योंकि बहुत दूर तक जाते हैं नंबर, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ड का यूज किया गया है। तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में जो भी वैल्यू आती है वो एक हाईएस्ट नंबर होती है, एक ग्रेटेस्ट नंबर होती है, जो कि किसी भी 2 या 3 या 4 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करती है, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 ला देती है। ठीक है, उसे ही एचसीएफ कहते हैं। ठीक, डेफिनेशन की बात करें तो एचसीएफ इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब सीधा हुआ कि रिमाइंडर उसकी 0 कर देगा। ठीक है, अगर हम पॉइंट्स की बात करें, इसको हम जीसीडी बोलते हैं, ग्रेट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। ठीक, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, जैसे अगर हम ले लें 2, 4 ले लें, तो ये हमेशा 4 से छोटा 2 है, यानी कि हमेशा ये छोटे वाले के या तो बराबर होगा, ठीक है, या फिर इससे छोटा होगा। ठीक है, सिंपल सा मतलब है। नेक्स्ट, ये फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने में काम आता है। ठीक, हम आगे देखेंगे, इसका अभी सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं और इसका कंसेप्ट देख रहे हैं, आगे हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम ले लेते हैं 4 और 8। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। ठीक, सिर्फ कॉमन वालों को लिखना है हमें। ठीक, तो 4 और 8 में ये दोनों कॉमन है। वेट
ठीक, ये दोनों कॉमन है, फिर ये दोनों कॉमन है। ठीक, तो 2 यहां से एक कॉमन ये आ गया और यहां से एक कॉमन ये आ गया 2। वैल्यू कितनी हुई 4, यानी कि 4 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे निकलते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें 9 एंड 12। ठीक, 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3। ठीक, 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2। ठीक है, 6 2 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इनमें कॉमन क्या क्या है। ठीक, 2 2 ऊपर नहीं है, 3 3 है, सिर्फ 3 कॉमन निकल, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 3, यानी 9 और 12 का एचसीएफ हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम एचसीएफ निकालते हैं। अब हम बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, तो इसका सीधा डेफिनेशन बनता है एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। ठीक, कुछ पॉइंट्स है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर। जैसे अगर कोई 4 और 8 नंबर्स है, ठीक, तो इसका एलसीएम या तो 8 हो सकता है, ठीक, या फिर इस 8 से बड़ा हो सकता है। ठीक, पर इससे छोटा नहीं होगा और ना ही इसके स्मॉलेस्ट के इक्वल होगा। ये एक नियम होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी एलसीएम जो हम निकाले हैं वो गलत है या सही है। ठीक है, तो फिर अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, सबसे पहला एग्जाम्पल देखा था 4 और 8। मैं कॉमन एग्जाम्पल से चलता हूं ताकि समझने में आपको आसानी हो। 2 इंटू 2 4 का फैक्टर था और 8 का था 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें कि इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि किसके पास सबसे ज्यादा पावर है। सबसे ज्यादा पावर किसके पास है 8 के पास, 2 टू द पावर 3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8, यानी कि इसकी एलसीएम हो जाएगी 8। ठीक है, अब हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हमने एक एग्जांपल लिया था, 9 और 12। तो 9 का क्या बन रहा था 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन बन रहा था 3 इंटू 3। 12 का बन रहा था 2 2 एंड 3। अब हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है हाईएस्ट पावर। तो पावर के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं 3 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। अब हमें ये देखना 2 कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है, फिर भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें कॉमन नहीं देखते हैं, इसमें अगर नंबर्स जितने भी हों उनके पावर के हिसाब से उनकी वैल्यू को लिखते हैं, जो हाईएस्ट होता है उसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक, और अगर कॉमन नहीं है तो वो नंबर वैसे के वैसे लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2, ठीक, तो 2 क्या है यहाँ पे क्या है 2 नहीं है, तो मान लो 2 टू द पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक, तो ये मान लो, ठीक, तो 0 और 2, ठीक है, तो 2 क्या है बड़ा है, तो ये 2 टू द पावर 2। ठीक, मल्टीप्लाई, फिर अब 3 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 1। तो इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा है 3 टू द पावर 2, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। इसकी एलसीएम हो गई 36।
ठीक, यानी कि इसकी एलसीएम हो गई 36। प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम ऐसे निकाल सकते हैं एलसीएम। ठीक है, एक और तरीका होता है एलसीएम निकालने का, अगर आप निकालना चाहे तो। जैसे मैं बताता हूं, जैसे हमें निकालना था 9 और 12 का एलसीएम। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से। ठीक है, ऐसे तो 2 से डिवाइड होगा, जी बिल्कुल होगा। 9 नहीं होगा, 12 हो जाएगा 6 टाइम में। फिर 2 से डिवाइड होगा, ठीक, 9 नहीं होगा, 6 हो जाएगा 3 टाइम में। ठीक, अब नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 के बाद? प्राइम नंबर होता है 3। ठीक, 3 से डिवाइड होगा 3, 1। फिर अब ये 3 एक प्राइम नंबर होता है। ठीक, तो प्राइम नंबर सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है, यानी कि ये यहाँ पे फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। ठीक, वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी 4, इसकी वैल्यू बन जाएगी 9, यानी कि 36। हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है एलसीएम निकालने का। पर मैं कहूंगा कि जो पहले मैंने बताया था उसी को फॉलो करें, क्योंकि उसमें आपको 9 के लिए भी अलग से करना होता है, जिसमें स्टेप्स बढ़ते हैं और टीचर को दिखता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं आता है तो आप ऐसे ही निकालोगे। जैसे वहां पे जो मैंने पहले किया उसमें आपको ये करना होता है। ठीक है, फिर ये करना होता है सेकेंड स्टेप में 2, 6, 2, 3। ठीक, अब इसके बाद लिखना होता है कि 9 का फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3। 12 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर इसके बाद से यहाँ से कॉमन निकालना होता है, ग्रेटेस्ट पावर देखना होता है, फिर एलसीएम निकालना होता है। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप ये वाले पे जाओ, आपके पास अगर टाइम है तो आप ये वाले पे जाओ, और टाइम नहीं है तो आप ये वाले पे जाओ। ठीक, एग्जाम्स में आपको दोनों आने चाहिए और टाइम के हिसाब से आपको दोनों की तरफ बढ़ना चाहिए, पर प्रीफर आप इसी को करें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये तो आपको हर स्टेप में करना ही होगा, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है ये बार बार करने की और नंबर बड़े हैं तो आपको ये इसके तरफ जाना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन के नंबर ना छूटे। जो भी नंबर है कम से कम हाफ नंबर तो मिल जाए, पूरे नंबर ना मिले पर हाफ तो मिल जाए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल इसके तरफ जाएं। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी हमने देखा एचसीएफ एंड एलसीएम, अभी हमने देख लिया। अब हम इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है हम उनको फाइंड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है और एक नंबर है ए एंड एक नंबर है बी। ठीक, और हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जाओगे। ठीक, अगर दोनों निकालने हैं तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे जाओगे और दोनों निकाल दोगे अलग अलग तरीके से। ठीक, पर अगर ये कह दे कि आपको 2 नंबर दे दिया गया और आपको कहा जाए कि आपको एचसीएफ गिवन नहीं है, ठीक, और एलसीएम की वैल्यू है 2। ठीक, तो आप एचसीएफ निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे? ऐसे सिचुएशन में आपको लगाना होगा ये फॉर्मूला, जो ये कहता है कि HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इक्वल टू A इंटू B। आपको HCF नहीं दिया था, ठीक है, LCM दिया हुआ था जिसकी वैल्यू थी 2 और आपको नंबर दे दिया है ये। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करोगे, HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू बी डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी हो जाएगी HCF की वैल्यू, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हमारे HCF की वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है। ठीक, अगर यही कंडीशन आपको बता दिया जाए कि आपके पास ए है, बी है और आपको एलसीएम अननोन है, ठीक, और आपकी एचसीएफ है 3, तो आप ये निकाल के बताओ कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 3। ठीक, ये शॉर्टकट फार्मूला, बाकी आप फार्मूले इसके तरफ जा सकते हो, यही फार्मूला है, बस मैंने एक स्टेप आगे बढ़ गया हूं। ठीक है, यही रिलेशन होता है। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दे दिया गया है 4, 8, ठीक है, ये नंबर है, और इनका एचसीएफ दे दिया गया है 4, और बोला जा रहा है कि एलसीएम निकाल के बताओ। ठीक, तो अब क्या करोगे, सिंपल सा एचसीएफ फॉर्मूला लगाओ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ क्या है हमारे पास 4, एलसीएम क्या है नहीं दिया गया है, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 8। ठीक, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 4। ठीक है, 8 चौको, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 8। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो ए की वैल्यू दे दी गई है 9, बी की वैल्यू दे दी गई है 12 और एलसीएम दे दी गई है 36, और बोला जा रहा है कि एचसीएफ निकाल के बताओ। ठीक, तो फार्मूला क्या लगाओगे, सेम फार्मूला लगाओगे। ठीक, और ये फार्मूला लगाते वक्त सबसे पहले फार्मूला लिखना सबसे बेस्ट होता है ताकि याद रहे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, अब एचसीएफ की वैल्यू हमें दी नहीं गई है। ठीक है, एचसीएफ की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एलसीएम। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 9, बी की वैल्यू 12 और एलसीएम हमको दे दी गई 36। हमें एचसीएफ निकालनी है, क्या करोगे 9 से डिवाइड करोगे 36 को 4 टाइम में, और 4 से डिवाइड करोगे 12 को 3 टाइम में, वैल्यू कितनी आई 3, यानी कि हमारे एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो गई 3। ऐसे निकलेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। हमारा एक और टर्म होता है जिनको जानना बहुत जरूरी होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के टाइम पे, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स अगर आपको दिए हैं और आप उसे पहचान लो तो ये बहुत आसान हो जाता है एचसीएफ निकालना, क्योंकि दो नंबर्स को हम को प्राइम तब बोलते हैं जब उनका एचसीएफ 1 हो। अगर हम एचसीएफ पे फोकस करें तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक, को प्राइम नंबर्स है ए एंड बी। ठीक, इनकी एचसीएफ हो जाएगी 1। ठीक, अगर दो नंबर्स को प्राइम है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी ए और बी, उन दोनों के नंबर का मल्टीपल। ठीक, नो कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर्स। और ये सबसे बेस्ट होता है ये कि जब भी हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक, दो को प्राइम नंबर्स का, तो उनके पास कोई भी कॉमन प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे। हम एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, हम दो नंबर्स लेते हैं जो कि प्राइम नंबर होंगे 3 और 7। ठीक है, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 1 और 3, 7 का क्या होगा 1 और 7। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो हमें ये देखना होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक, अगर कॉमन है, ठीक, तो उनमें सबसे छोटा पावर क्या है, हमें ये देखना होता है। तो यहाँ पे कॉमन 1 है और पावर भी 0 है, तो 1 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा
हमें ये देखना होता है एचसीएफ के लिए हमें ये देखना होता है कि इनमें कॉमन क्या है, और कॉमन है तो उसका सबसे बड़ा पावर क्या है, और कॉमन नहीं है तो हमें एग्जैक्ट लिख देना होता है। कॉमन क्या है, 1, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। फिर ये आ जाता है 3 एंड 7, ठीक, 3 एंड 7। तो ये क्या था, हमारे पास ए था और ये हमारे पास बी था। तो यही तो फॉर्मूला थी हमारी कि अगर एलसीएम निकालनी है किसी भी को प्राइम नंबर्स का, तो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकल जाएगा। और अगर नंबर को प्राइम है तो उसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक। यही कह रहा है ये तीनों पॉइंट। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कंटेंट पसंद आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीखें, वो भी कुछ पढ़ें इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।